हाँ बच्चों, पहली बात तो बताओ, टेस्ट कैसा रहा कल का? बढ़िया रहा। अच्छा, अब एक चीज बच्चों, एक जो जनरल जैसे पेपर अपना ऐसे संडे को हो गया, मोस्ट ऑफली होता गया है, उस दिन वापस से इच्छा नहीं होती कई बार पढ़ने की। कोशिश ये करा करें कि एक बार पेपर करने के बाद, घर आने के बाद, उस दिन या अगले दिन एक बार पेपर फिर से अटेम्प्ट करना है। उससे पूरा या मोस्टली वो क्वेश्चन बेटा जो गलत, पेपर चेक करते ही हो ना, पता लग जाता है यार कि क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। तो जो क्वेश्चन अपने गलत हुए उन क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करना, और जिन क्वेश्चंस में गलती हुई एक काम जरूर करना, पेपर के आगे ही आगे एक लिस्ट बना के, जो पेपर नोट, स्टिकी नोट्स जो तुम्हारे पास होते हैं, या फिर वहीं पे ऊपर लिख लेना कि यार इस टॉपिक पे और इन चीजों में मेरी गलती हुई। अब इसका फायदा क्या बेटा, पहली बात तो एक बार फिर से ट्राई कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली गलती क्या है। ताकि कम से कम अगर कभी सपोज मेरे पास भी आते हो डिस्कशन करने के लिए कि सर ये प्रॉब्लम आई, तो कम से कम मेरे पास एनालाइज करने के लिए कुछ तो होगा। या किसी भी टीचर के पास जाते हो तो कम से कम वो देख के तो बता पाएगा कि यार ये मिस्टेक किस प्रकार की है, सिली मिस्टेक है या थ्योरेटिकली गलती कर रहे हो या कंसेप्चुअली गलती कर रहे हो। तो उसको ये चीज जानना अपने लिए बहुत जरूरी है बेटा। तो गलतियां मार्क करना, कौन से क्वेश्चन में गलती करी पेपर के ऊपर लिख लेना, ठीक है। अब इसको करना क्या, यूज कैसे करना। अब जैसे एक चीज और तुम जो अपने रूटीन में डालोगे, आज जैसे अपना काइनेटिक्स जैसे सब कंप्लीट होता है, आजकल में अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो कई बार क्या आता है, एंड में चलते चलते जब दिवाली क्रॉस हो जाएगी बेटा, तब हमें लगने लगता है कि यार पहाड़ जैसा सिलेबस पीछे बर्डन बन चुका है। तो वो परेशानी ना हो, और हमेशा एक ही परेशानी जो मैक्सिमम बच्चों को रहती है, रिवीजन वाली। तो उसका करना क्या है बेटा, जिस हफ्ते में जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, एक तो वीकली रिवीजन करते रहो भाई। हफ्ते में 3-3 लेक्चर आ रहे हैं टीचर के, तो हर संडे के संडे तो 3 लेक्चर तो पढ़ने ही है। पर उस हफ्ते में जो चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे काइनेटिक्स अपने इस वीक में कंप्लीट हो गया, सोल्यूशन चालू हो जाएगा, तो इस संडे का टारगेट तुम्हारा रहेगा कि तुम्हें काइनेटिक्स पूरा का पूरा फिर से पढ़ना है, ताकि रिवीजन हो गया। अगले हफ्ते मान लो फिजिक्स का कोई टॉपिक हो जाए, तो वो चैप्टर संडे के दिन कंप्लीट करना है। इससे होगा क्या बेटा, एंड में अपने पास कोई बर्डन नहीं बचेगा, और हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार हमारा बहुत सारा सिलेबस नहीं रिवाइज हुआ है। और जब रिवीजन करो तो जो क्वेश्चन ये जो मार्क कर रहे हैं अपन ने, गलती कर रखी है, इन क्वेश्चंस को फिर से देखोगे। क्लियर है बात? ये फॉलो करना बेटा, अपने लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक बच्चों, गलतियां मार्क करना, ताकि डिस्कशन करने में और तुम्हारी जो भी गलतियां हैं उसको सुधारने में अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से अगले टेस्ट में वापस से उसी टाइप की गलतियां होती है, तो फिर अपन एक नियम बनाएंगे कि हाँ यार इसी टॉपिक पे अपने को 5 से 10 सवाल और ट्राई करने, ताकि वो चीज जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस चीज को अपन फॉलो करेंगे। तो जो टेस्ट पेपर का डिस्कशन है बेटा, या तो भी एंड में कर लेंगे, या फिर अगली क्लास में जब अपन मिलेंगे तब अपन डिस्कशन रखेंगे इसका, ताकि एक बार तुम लोग पेपर ढंग से देखो। ठीक, चलो अब मुझे बताओ, पिछली क्लास में मेरे ख्याल से अपन ने कॉपी देना, अच्छा कोलिजन थ्योरी पढ़ा दी थी पूरी, सारे लॉजिक सब बता दिए थे, और एक क्वेश्चन हो भी गया था। ठीक है बेटा, चलो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और फिर इसका आखिरी पॉइंट फैक्टर्स डिस्कस करना चालू करते हैं। लिखो बेटा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, which of the following is correct for an endothermic reaction? Which of the following is correct for an endothermic reaction? हाँ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन? आगे आंसर कितने बच्चे, कितना आंसर? पहला ऑप्शन होगा बेटा, दूसरा, तीसरा ऑप्शन, फोर्थ वन, एनी ऑफ दीज? चलो चेक करते हैं बेटा। एंडोथर्मिक अगर ग्राफ प्लॉट करें बेटा, एनर्जी वर्सेस टाइम का, तो जो ग्राफ आएगा बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का, वो कुछ इस टाइप का आएगा।
ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच, और अगर यहां से लेकर यहां तक काउंट करें तो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी और नॉट बेटा? हाँ या ना? यहीं से क्लियरली हमें समझ में आ रहा है दैट ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। पर चलो अपन सारी प्रोबेबिलिटी सोचते हैं। मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये जो प्रोडक्ट का लेवल है, क्या ये कभी भी रिएक्टेंट के बराबर ये इसको क्रॉस कर सकता है क्या? अगर ऐसा किया बराबर आया तो डेल्टा एच जीरो, हाँ या ना? और नीचे गया तो एक्सो, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इसका लेवल हमेशा इससे ऊपर रहेगा, हाँ या ना? तो अगर से नीचे भी खिसकाता हूं तो डेल्टा एच छोटा हो रहा है, ई में तो कोई फर्क पड़ने से ना बेटा। चलो इसको ऊपर लेके जाते हैं। क्या मैं इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बराबर ले जा सकता हूं क्या? नहीं भाई, उससे नीचे रखना पड़ेगा। अरे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होना तो अनस्टेबल हो गया ना बेटा। तो क्लियर बात है, इसको हमेशा इस लेवल से नीचे ही रखना पड़ेगा। तो क्लियर बात है, यहां तक तो वैल्यू ई के बराबर है या नहीं? और अगर इसके नीचे भी लाता हूं बेटा तो क्लियर बात है डेल्टा एच इज कमिंग आउट टू बी लेस देन ई और नॉट। तो कोई भी कंडीशन कर लो, क्लियर सी बात है बेटा कि ए की वैल्यू हमेशा डेल्टा एच से ज्यादा हो। फॉर व्हाट? फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, रिपीट द सेम क्वेश्चन फॉर एक्सो, रिपीट द सेम क्वेश्चन फॉर एक्सोथर्मिक बेटा। क्या है आंसर? एनी ऑफ दिस? पक्का? क्वेश्चन में कोई चेंज करने की जरूरत? ऑप्शन में, ऑप्शन में कोई चेंज करने की आवश्यकता? ठीक है, एनी ऑफ दिस? अरे सही है क्या? पक्का? सोच लो। अब एनी ऑफ दिस? तो तुम्हें नहीं लगता बेटा एक्सो में डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी जो हमेशा पॉजिटिव होगी? तो भाई एक्सो में तो अगर मुझसे सिर्फ डेल्टा एच और ये कंपेयर करने के लिए अगर बोले तो क्लियर बात है ये तो हमेशा ज्यादा होगा। तो एक्चुअली जब ये सवाल बनता है तो हमेशा कंपेयर क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या करते हैं? कंपेयर। हालांकि भाई देखो, नीट वालों पे मुझे कोई भरोसा नहीं कि वो मॉड्यूलस लगा के देंगे, पर प्रैक्टिकली एक बार बताऊं बेटा, अब ये क्वेश्चन का करेक्ट फॉर्म है। वरना खुद बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी से रिक्वायर्ड एनर्जी तो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो ई पॉजिटिव हमेशा बड़ा ही होगा ना बेटा। हाँ, अब ये क्वेश्चन सही है, कंपैरिजन फॉर व्हाट? एक्सो। तो आंसर क्या जाएगा? एनी ऑफ दीज। चलो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, कर ले वेरीफाई। एक काम करता हूं बेटा, कुछ वैल्यूज के थ्रू समझाता हूं तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। एनर्जी वर्सेस टाइम, ग्राफ है अपने पास एक्सो का, ठीक है ना बेटा? ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है? और ये ऑफकोर्स अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अच्छा, यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है बच्चों, ये क्या? ये क्या बराबर? और यहां से लेके यहां तक की एनर्जी क्या? डेल्टा एच के बराबर, ठीक है? चलो अब अपन एक काम करते हैं, इनके कुछ एनर्जी लेवल्स मार्क कर लेते हैं। सपोज 20 किलो जूल, 40 किलो जूल, और ये है सपोज 60 किलो जूल, ठीक? अरे मान सकता हूं भाई, बताओ ई और डेल्टा एच का रिलेशन। ये कितना? 20, डेल्टा एच कितना? 20, बराबर। तो ऑफकोर्स पहली कंडीशन वेरीफाइड बेटा। मान लो बेटा ये वैल्यू 40 किलो जूल की जगह सपोज इट वाज 70 किलो जूल। कितने किलो जूल? तो बताओ भाई, ये की वैल्यू 30, यस और नो? डेल्टा एच अभी भी 20, तो ये ग्रेटर देन डेल्टा एच हुआ नहीं हुआ? और सपोज बेटा अगर मैं कहूं तो ये वैल्यू सपोज बेटा जो टोटल एनर्जी है होती सपोज 50 किलो जूल। कितने किलो जूल? तो ये की वैल्यू 10, डेल्टा एच की वैल्यू 20, तो ये लेस देन डेल्टा एच होता नहीं होता? तो ऑफकोर्स आंसर गोस व्हाट? एनी ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है? तो इंडो में एनी ऑफ दिस। प्रैक्टिकली अगर बोलूं बेटा तो करेक्ट फॉर्म तभी है जब मैग्नीट्यूड लगा, क्योंकि हमें कंपैरिजन क्या करना है? सिर्फ एनर्जी का, ठीक है? अगला क्वेश्चन बेटा, फॉर अ रिएक्शन A converting to B, calculate ETH, EA forward, EA backward, and delta H.
आगे बेटा आंसर। भाई ग्राफिकल कंडीशन आ जाए तो भी अपन ये सारी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। थ्रेशोल्ड, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड एंड डेल्टा एच। एच आर और एच पी बोल दूं तो भी निकाल सकते हैं। अरे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट भी बता सकते हैं ना भाई। आगे आंसर। चलो बताओ सबसे पहले थ्रेशोल्ड कितना? 100 भाई ग्राउंड से ETH comes out to be 100 किलोजूल। क्लियर है? हाँ भाई ये फॉरवर्ड 100 माइनस 40 तो ये आएगा तुम्हारा ये फॉरवर्ड 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60 किलोजूल आएगा बेटा। अच्छा ये बैकवर्ड, ये बैकवर्ड प्रोडक्ट से काउंट करोगे बेटा तो ये बैकवर्ड शुड बी 100 माइनस 20 दैट इज कमिंग आउट टू बी 80 किलोजूल। और क्या पूछा भाई? डेल्टा एच। तो बेटा डेल्टा एच हमें पता है ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड का डिफरेंस। तो डेल्टा एच ये फॉरवर्ड कितना? 60, ये बैकवर्ड कितना? 80 तो वैल्यू कितनी आई? माइनस 20 किलोजूल आ जाएगी बेटा, आ जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन। परमानेंट करवा दे, बोलो छुट्टी। बस इनसे तो यही बुलवाना है या ये पूरा बुलवाना? ये पूरा बुलवाना है इनको। जिला राज्य हाँ कोटा ये इनका राज्य खुद ही बोलते हैं तो अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए पूरा बुलवाना है इनको। तो युवा किसी राष्ट्रीय ऊर्जा होते हैं तो यूनिवर्सिटी का योगदान है। खड़ा होकर बुलवाना है बेटा, खड़े हो जाए सब, स्टैंड अप। बेटा दिस अ इम्पोर्टेंट थिंग। एक ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि आज के टाइम में एंड ऑफ कोर्स द यूथ इज एक्चुअली मूविंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। ठीक है बेटा। तो और ऑफ कोर्स जब तुम जिस चीज के लिए यहाँ पे बैठे हो, फ्यूचर में ऑफ कोर्स डॉक्टर बनने के जो तुम्हारा एक जो संकल्प तुमने लिया है, तो ऑफ कोर्स एक हमें सबको पता है बेटा कि इस देश को नशा मुक्ति से दूर करवाना एक डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य होता है बेटा। मानते हो ये बात? तो इसी बात को लेते हुए अपने को आज एक प्रतिज्ञा करनी है। तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं बेटा, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं उस चीज को रिपीट आप लोगों को करना है। ठीक है बेटा। प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज युवाओं एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र
बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जो जिला राज्य जहां सब बिलोंग करते हैं बेटा, सब अपने जिला, जैसे भाई अपना, जैसे हम कोटा राजस्थान, तो तुम जहां से बिलोंग करते हो भाई, तो इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले राज्य मतलब कोटा राजस्थान को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। चलो भाई, अगला सवाल लिखो। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बेटा अगला सवाल लिखें। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन A plus B giving AB, for an endothermic reaction A plus B giving AB, the following mechanism is given. For an endothermic reaction A plus B giving AB, the following mechanism is given. Step 1, A plus B giving X, slow step. Step 2, X giving AB, fast step. The following mechanism is given. A plus B giving X and X giving AB. पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। Then determine the correct graphical representation for the reaction. Then determine the correct graphical representation for the reaction. Then determine the correct graphical representation for the reaction.
आगे बेटा आंसर कौन सा ऑप्शन? देखो बेटा, सबसे पहली बात तो अगर अपन यहां देखें तो सेकंड ऑप्शन सबसे पहले मैं कट कर सकता हूं, क्योंकि रिएक्शन 2 स्टेप है, यहाँ सिंगल स्टेप ही दिखा रखा है मैकेनिज्म में। अब दूसरी चीज, रिएक्शन कैसी दे रखी? एंडो, कैसी? एंडोथर्मिक रिएक्शन गिवन है बेटा। तो क्लियर बात है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरा ऑप्शन कैसा? एक्सो, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास एंडोथर्मिक में से दो ऑप्शन बचे, पहला और चौथा। तो बेटा क्लियर सी बात है, अब स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप मेरी मदद करेंगे। अब हमें पता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन होता है। पहली रिएक्शन कैसी? स्लो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम है, तो क्लियर बात है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इस कंडीशन को देखते हुए कि EA1 की वैल्यू EA2 से ज्यादा होगी बेटा? EA1 शुड बी ग्रेटर देन EA2 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं इसी चीज के बेसिस पे। पहली कंडीशन में देखो, यहां से लेकर यहां तक बेटा ये EA1 हाँ या ना, और यहां देखें तो दिस वैल्यू इज व्हाट? EA2। तो कंपेयर अगर अपन करें EA1 और EA2 तो बेटा ऑफकोर्स हमें दिख रहा है कि EA2 EA1 से ज्यादा है। तो क्लियर बात है बेटा, ये आंसर नहीं जाएगा। आखिरी ऑप्शन में देखें हम लोग तो बेटा दिस इज व्हाट? EA1, यस और नो, और ये क्या है भाई? EA2। क्लियरली मुझे दिख रहा है EA1 इज ग्रेटर देन EA2, मतलब पहले गैप में अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट कम, तो स्लो स्टेप होगा नहीं होगा। तो ऑफकोर्स आंसर कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, कई बार तो ऑप्शन ऐसे आते हैं तुम्हें चेक भी नहीं करना EA1 EA2, एंडो एक्सो से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आ चुका है प्रीवियस ईयर में एक सवाल बेटा, ग्राफ पे बेस्ड। कई बार तो कहते हैं 2 स्टेप पे बनता है अधिकतर क्वेश्चन, 2 स्टेप या 3 स्टेप पे, तो कहीं में तो स्टेप ही गायब होते हैं, तो वही रिजेक्टेड। दूसरा काम क्या भाई? एंडो एक्सो, उससे आंसर आ जाता है। और आखिरी सिचुएशन जो बचती है वो क्या बचती है? स्लो एंड फास्ट। क्लियर बेटा? इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। Factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कुल मिला के 6 फैक्टर हमें पढ़ने बेटा। 6 फैक्टर में से जो सबसे जरूरी फैक्टर है वो होता है टेम्परेचर, जिसे हम आर्रीनियस इक्वेशन और टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ते हैं, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है, बाकी तो थ्योरेटिकल लॉजिक है जिन पे सीधे सीधे थ्योरेटिकल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो सबसे पहला फैक्टर नेचर। अच्छा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में 3 बातें भाई। सबसे पहला फिजिकल स्टेट, ऑफ कोर्स फिजिकल स्टेट ऑफ होम? रिएक्टेंट। भाई जो बात चल रही है रिएक्टेंट की, तो फिजिकल स्टेट भी तो रिएक्टेंट की होगी बेटा। और हमें पता है भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्या बोल सकता हूं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यस और नो? क्योंकि भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल डिक्रीज। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होंगी तो क्लियर बात है गैसियस स्टेट में बेटा कोलिजन सबसे ज्यादा होंगे, और कोलिजन सबसे ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वहां सबसे ज्यादा होगी या नहीं होगी? तो सपोज बेटा असर्शन रीजन कुछ इस तरीके से है, असर्शन सेइंग दैट फॉर अ रिएक्शन if the reactants are present in the gaseous state then ROR is maximum. Reason saying that intermolecular forces are minimum in the gaseous state. Assertion correct? Reason correct?
रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्योंकि भैया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर मिनिमम है तो कोलिजन्स ज्यादा, कोलिजन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। क्लियर बेटा? सेकेंड फैक्टर आता है बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट में फिजिकल साइज। फिजिकल साइज बेसिकली ये जो पॉइंट है बेटा फिजिकल साइज, ये तब वैलिड है जब रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, व्हेन रिएक्टेंट इज सॉलिड। लॉजिक बहुत सिंपल सा बेटा, क्यों मैं सॉलिड वर्ड यूज कर रहा हूं और फिजिकल साइज का लॉजिक क्या है बेटा? बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया। एक बात बताओ, कैटलिस्ट के बारे में सब जानते हो? मान लो बेटा सपोज अगर ये डस्टर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है तो इसका काम क्या होता है? अपना सरफेस प्रोवाइड करना। ऑफ कोर्स इसकी सरफेस से फ्री वैलेंसीज होती है। भाई थोड़ा बहुत मैकेनिज्म याद है कैटालिटिक एक्टिविटी? पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो सरफेस पे, एक बल्क में। जो बल्क में होता है इट इज सराउंडेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम फ्रॉम ऑल अराउंड, तो उस पर सारी फोर्सेस बैलेंस होती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। पर जो सरफेस पे है, इनवर्ड वाले जो एटम है, वो सरफेस वाले एटम को हमेशा नेट इनवर्ड पुल देते हैं, जिसकी वजह से सरफेस पे अनबैलेंस रेजिडुअल फोर्सेस होती हैं, और उन्हीं अनबैलेंस रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है और स्टेबल होता है बेटा। दैट इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ सरफेस केमिस्ट्री और नॉट? हाँ या ना? अब भाई एक बात बताओ, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, क्लियर बात है, एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा रिएक्शन उतनी जल्दी होगी या नहीं होगी बेटा? तो एक बात बताओ, अगर इस जस्टर को दो हिस्सों में तोड़ दो, कट कर दें, तो क्या होगा? सरफेस एरिया, दो नए सरफेसेस जनरेट हो जाएंगे। चार हिस्सों में तोड़ दो तो और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तभी तो बच्चों सब हम हमेशा क्या बोलते हैं, व्हेन अ कैटलिस्ट इज इन इट्स पाउडर्ड फॉर्म, व्हेन इट इज इन इट्स, इट इज द बेस्ट इन यूज। क्यों बेटा? सरफेस एरिया मैक्सिमम, फ्री वैलेंसीज मैक्सिमम, तो क्लियर बात है एब्जॉर्प्शन भी, और क्लियर बात है आरओआर भी मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? तो इसीलिए जो पॉइंट है बेटा ये बेसिकली किसके लिए वैलिड है? सॉलिड्स, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया बोलना बेकार है। तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल साइज, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्योंकि फिजिकल साइज जितना छोटा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा बेटा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा। तीसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब केमिकल नेचर में बेटा वही लॉजिक जो पहले भी डिस्कस किया था मैंने ये पढ़ाते समय, अलग अलग रिएक्शन में रिएक्टेंट अलग अलग, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलग, बॉन्ड एनर्जीज, तो ये की रिक्वायरमेंट और ये की रिक्वायरमेंट अलग, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी। और हमने एक सिंपल सा फंडा देखा भाई, ये इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरओआर। हाँ या ना बेटा? जहां एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहां रेट कम होगी या नहीं होगी? एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी तुम लोगों को लिखवा चुका हूं जब अपन एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस कर रहे थे बेटा। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में तीन बातें भाई, फिजिकल स्टेट, फिजिकल साइज एंड केमिकल नेचर।
बढ़े आगे बेटा। अगला फैक्टर है भाई कंसंट्रेशन। द नेक्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दूं तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज को बढ़ा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे बेटा तो मुझे बताओ क्या उनके बीच के कोलिजन्स बढ़ जाएंगे भाई? तो बेसिकली कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज और नॉट। अब अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z बढ़ जाएगी तो क्लियर बात है उनमें से कुछ कोलिजन्स जो होंगे बेटा वो इफेक्टिव भी होंगे। तो अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, और अगर इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो क्लियर बात है अगर तुम नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो तो इवेंचुअली हो गया क्या उनके बीच की कोलिजन्स बढ़ेंगे भाई। कोलिजन्स बढ़ेंगे तो क्लियर बात है उनमें से कुछ कोलिजन इफेक्टिव भी होंगे, और अगर कोलिजन इफेक्टिव होंगे तो क्लियर बात है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और ये लॉजिक तो वैसे भी अपन लोग ऑलरेडी रेट लॉ में भी पढ़ चुके हैं भाई। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ या ना? जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। यही क्लियर हो जाऊं भाई, मैं जीरो ऑर्डर वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा, ये ऑर्डर स्पेसिफिक बात नहीं चल रही बेटा, ये जनरल डिस्कशन चल रहा है वो फैक्टर जहां पर रेट डिपेंडेंसी शो करती है। अगर एग्जामिनर को जीरो ऑर्डर के लिए सवाल लिखना होगा असर्शन रीजन में तो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा नहीं करेगा बेटा? ये जो डिस्कशन है हमारा जनरल डिस्कशन है, तो कंसंट्रेशन बदलने से रेट बदलती है। क्लियर? कंसंट्रेशन से ही मिलता जुलता एक फैक्टर और जोड़ सकता हूं बेटा, प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर, क्लियर बात है बेटा आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट गैसेस, व्हाई नॉट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स? बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकंप्रेसिबल। तो भैया प्रेशर बदलने से सॉलिड्स और लिक्विड्स पे कोई असर आने वाला नहीं है। तो ये जो पॉइंट है बेटा इट इज नॉट वैलिड फॉर या नॉट applicable for solids and liquids because they are incompressible. मान लो भाई इस पे एक assertion reason बना ले, assertion saying that if a reaction is involving solids and liquids then on changing the pressure there is no effect on rate of reaction, there is no effect on reason they are highly incompressible in nature. Assertion correct, reason correct, reason is the correct explanation for assertion or not. तो ये जो लॉजिक है बेटा बेसिकली किसके लिए वैलिड है भाई? गैसेस के लिए। अब अगर गैसेस के रेस्पेक्ट में लॉजिक डिस्कस करूं बेटा तो एक बात बताओ, सपोज एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है अपने पास जहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक? अब मुझे बताओ अगर मैं यहां पे प्रेशर इंक्रीज करूं बेटा, क्या इंक्रीज करूं? तो पिस्टन विल मूव इनसाइड, पिस्टन अंदर की साइड मूव करेगा भाई, एंड द पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर और नॉट। अब बताओ अगर पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच के कोलिजन्स बढ़ेंगे भाई, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो कुछ कोलिजन्स जो होंगे दे विल बिकम इफेक्टिव और नॉट, एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज और नॉट बेटा। हाँ या ना? अच्छा इसको मैं क्लियरली ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं पर समवॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो कम ही हो रहे हैं भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम सॉरी बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग बेटा। पर हम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं कर रहे, हम उल्टा यहां पे क्या कर रहे हैं, पिछले केस में क्या कर रहे थे, मोल्स बढ़ा रहे थे, क्या बढ़ा रहे थे, वॉल्यूम कीपिंग कांस्टेंट। यहां क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है बट मोल सेम है या नहीं बेटा, बट स्टिल उसका असर भी कंसंट्रेशन पे आएगा नहीं आएगा। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर भी कंसंट्रेशन ही तो बढ़ रही है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर इंक्रीजिंग और नॉट। तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इफेक्टिव
करे डिस्कशन। चलो बेटा देखो, टेम्परेचर का फंडा क्या है भाई? क्या मैं कह सकता हूं बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अब बच्चों हमें पता है कि किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के पीछे भैया दो कंडीशन जरूरी होती है। पहली, उनके पास मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे, और दूसरा क्या? ओरिएंटेशन। तो बेटा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जिन पार्टिकल्स की एनर्जी पहले ईए से कम थी, क्या मैं कह सकता हूं उनकी एनर्जी बढ़कर ईए को क्रॉस कर देगी भाई? तो क्या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ गए बेटा, नंबर ऑफ, तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे? और अगर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज और नॉट? यस और नो? भाई टेम्परेचर बदलने से क्या ये बदलेगा क्या? ये का कोई लेना देना नहीं है। ये तो जो जरूरत है उतनी की जरूरत रहेगी नहीं रहेगी भाई। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जिन पार्टिकल्स की एनर्जी ईए से कम थी वो उसको क्रॉस कर देगा, तो वो इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट करेगा। इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज और नॉट? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। यहां बोल सकता हूं बेटा उसकी वजह से क्या होगा भाई? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, ये बढ़ जाएगी बेटा। तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, और इफेक्टिव कोलिजन्स अगर बढ़ गए भाई तो क्लियर बात है उसका सीधा असर रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ेगा, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो दैट इज इफेक्ट ऑफ व्हाट बेटा? टेम्परेचर। ठीक बेटा, लॉजिक समझ में आया? अब भाई एक इंपॉर्टेंट बात जहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, बेटा लिख लिया क्या सबने? अब 2 मिनट प्लीज सब बोर्ड पे ध्यान दो भाई। एक लॉजिक बता दूं, एक नोट लिखवाऊंगा, फिर उसको कॉपी कर लेना। ठीक है, लॉजिक ये है बेटा, चाहे रिएक्शन एंडो हो चाहे एक्सो हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट या बोलो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा। चाहे एंडो हो चाहे, रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा, या बोलो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगी। और नियम सीधा सा भाई, हर 10 डिग्री बदलाव के लिए रेट 2 से होती है बेटा। अब कंफ्यूजन कहां चालू होता है? जब अपन डिस्कस करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हम पढ़ते हैं कि एंडो का टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और के का वैल्यू बढ़ता है, और एक्सो में के का वैल्यू कम होता है एंड द रिएक्शन गोज बैकवर्ड। पढ़ते हैं बेटा। अब सुनो कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। जो लॉजिक है सब बोर्ड पे ध्यान दें बेटा। बेटा सपोज जब मैं बात कर रहा हूं एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो भाई इक्विलिब्रियम पे मुझे पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ, मानते हैं बात? आर बराबर आर बी होता है, तभी के इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, नहीं होता। अब अगर मैं कह रहा हूं बेटा कि रिएक्शन कैसी है? एंडो। कौन सी? और हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया, क्या करा? तो भैया अकॉर्डिंग टू द रूल टेम्परेचर बढ़ाने पे चाहे आर एफ हो चाहे आर बी हो, दोनों का वैल्यू बढ़ेगा बेटा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, और पर बेटा इवेंचुअली जब मेजर किया जाता है तो यह पता लगता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल जो रिएक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बेटा। इसीलिए हम बोलते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन गोज इन व्हाट? फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम क्या बढ़ाते हैं? टेम्परेचर। एक्सो में क्या होगा भाई?
एक्सो में भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आरएफ भी बढ़ेगा, आरबी भी, पर अब के केस में आरबी की वैल्यू एज अ रिजल्ट क्या होगा, नेट डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, बैकवर्ड। यही चीज अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो बेटा। हमें पता है दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंडो की बात करता हूं, के इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज के एफ अपॉन के बी, हाँ या ना बेटा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा भाई, के फॉरवर्ड के बी, क्योंकि भैया हमें पता है 10 डिग्री के लिए चेंज जो होता है वो ऑफकोर्स 2 से 3 गुना होता है, पर जब एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है बेटा तो क्या पता लगता है, के फॉरवर्ड ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू के बैकवर्ड, और इस वजह से के इक्विलिब्रियम जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, के इक्विलिब्रियम बढ़ गया मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में गई, फॉरवर्ड। पर वहीं अगर हम बात करें किसके रेस्पेक्ट में, एक्सो, एक्सोथर्मिक में हम बात करें तो भैया के इक्विलिब्रियम इज अगेन व्हाट, के एफ अपॉन के बी होगा बेटा। अगर यहां पे भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा बेटा, के एफ भी बढ़ेगा, के बी भी, पर के बी की वैल्यू, तो एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पहले से कम आएगी और रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड। ये होता है, ठीक है। और ऐसा भी क्यों, कईयों के दिमाग में बात आती कि सर रिएक्शन तो एक ही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, टेम्परेचर भी सेम बढ़ा रहे हैं पर फिर भी रेट में अलग अलग असर कैसे पॉसिबल है। तो ये बात बेटा एक क्वेश्चन से प्रूव करूंगा तुम्हें, मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे इसको, और बोलो ठीक है। अभी के लिए लॉजिक क्लियर है भाई। मेन पॉइंट क्या है, एंडो हो एक्सो हो, टी बढ़ने पे रेट बढ़ेगी, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, पर क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, नहीं भाई, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन एंडो है कि एक्स। क्या के यहां पे नहीं बढ़ रहा दोनों में, अरे के एफ के भी नहीं बढ़ रहे क्या भाई, पर जो रेशियो वो अनइक्वल वे में बढ़ रहा है, तो एंडो के लिए फॉरवर्ड या इंक्रीज वैल्यू और एक्सो के लिए डिक्रीज। पर ऐसा भी क्यों होता है, ये चीज अपन मैथमेटिकली एक बार आर्नियस पढ़ ले बेटा, उसके बाद ये लॉजिक और ढंग से समझ में आएगा कि ऐसा होता क्यों है, वेरिएशन क्यों आता है। तो कई बार क्या रहता है कि दिमाग में नहीं आता सर ये एक में ज्यादा एक में कम क्यों, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है बेटा ये अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक। तो एक नोट बना के लिख सकते हो बेटा, जो अपना मेन लॉजिक है, राइट डाउन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature of an endothermic, on increasing the temperature of an endothermic or exothermic reaction, on increasing the temperature of an endothermic or exothermic reaction, the rate of reaction always increases. On increasing the temperature of an endothermic or exothermic reaction, the rate of reaction always increases. ठीक है।
अब बेटा रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में दो रिलेशन हम लिखते हैं, एक तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एक आर्रीनियस इक्वेशन। सबसे पहले डिस्कशन में कर रहा हूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, दैट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। और लॉजिक सबको पता है भाई, सिंपल सा, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। बेटा सेल्सियस और केल्विन दोनों क्यों चेंज है, सेल्सियस और केल्विन में चेंज हमेशा बराबर होता है बेटा। तो फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 times। ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट है बेटा, ठीक। और इसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम एक कोएफिशिएंट की मदद लेते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इज इक्वल टू के, टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू, जहां म्यू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, के टी प्लस 10 अपॉन के टी, दैट इज इक्वल टू 2 to 3। के टी एंड के टी प्लस 10 का रेशियो। बेसिकली बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, बोर्ड पे देखना सब एक बार, इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स, इट इज द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, कैलकुलेटेड एट डिफरिंग बाय 10 डिग्री और नॉट। तो भाई इनका जो रेशियो होगा वो 2 से 3 ही तो होगा। यही तो हमें रिजल्ट मिला कि हर 10 डिग्री चेंज के लिए रेट 2 से 3 गुना हो रही, हाँ या ना। पर भाई एक प्रॉब्लम, सवाल जब बनेगा तो हमेशा 10 डिग्री के लिए तो बनने से रहा, सवाल जो बनेगा उससे ज्यादा चेंज के लिए बनेगा बेटा। तो उसके लिए भी कंडीशन लिख लेते हैं, इफ चेंज इन टेम्परेचर इज मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस और 10 Kelvin, then the condition with us should be K2 upon K1, K2 upon K1, mu की पावर delta T by 10, and it can also be replaced by R2 upon R1। बच्चों एक बात बताओ, एक मिनट इसको भी समझ लो फिर लिख लेना एक साथ। मैंने क्या लिखा, टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा बदल रहा है तो K2 अपॉन K1 का रेशियो क्या आएगा भाई, म्यू की पावर डेल्टा टी बाय 10, म्यू की पावर, ठीक बेटा, जहां म्यू ऑफ कोर्स 2 से 3 होगा। क्या मैं K2 बाय K1 को R2 बाय R1 से रिप्लेस कर सकता हूं बेटा? क्यों यार, एक बात बताओ, अपन फैक्टर पढ़ रहे हैं, वो फैक्टर जिससे रेट इफेक्ट हो रही है, हाँ या ना, कंसंट्रेशन, प्रेशर, नेचर। मुझे बताओ, जब मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, अपन सोलली सिर्फ डिस्कशन किसका कर रहे हैं भाई, तो टेम्परेचर बदलूंगा तो के बदलेगा बेटा, और हमें पता है के से दो चीजों पर निर्भर करता है, टी और कैटलिस्ट, हाँ या ना। तो टी बदलूंगा तो के बदलेगा, क्या और कोई फैक्टर बदल रहा हूं? तो बेटा क्लियर बात है, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन और नॉट। तो के पे जितना असर आएगा उतना ही असर रेट पे आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं। अब ये फॉर्मूला किस बिहाफ पे लिखा बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो बेटा एक रिएक्शन है 10 डिग्री पे, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 डिग्री पे अपन रिएक्शन को लेके जा रहे हैं, ठीक है। मान लो 10 डिग्री पे उसके लिए रेट कांस्टेंट था के, तो बताओ भाई 10 से 20 करते ही लगभग 2 गुना, हाँ या ना। 20 से 30 करते ही फिर 2 गुना, तो 4 के। 30 से 40 करने पे उसका डबल 8 के, होगा नहीं होगा? हर 10 डिग्री पे डबल हो रहा है, हो रहा है। यही चीज अगर इसके बिहाफ पे लिखूं बेटा, तो K2 अपॉन K1। बच्चों एक चीज बताओ, सुनना और जवाब देना, भाई म्यू की वैल्यू 2 से 3 जाती है, हाँ या ना, कम से कम कितनी? तो मुझे एक तो बात पता है भैया कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बदलेगा तो कम से कम 2 गुना तो होगी, होगी नहीं होगी बेटा? तो कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट म्यू कम से कम 2 लूंगा, नहीं लूंगा? लूंगा बेटा। भाई 3 गुना कैसे मान लू? मैं ये तो मान सकता हूं इतना परिवर्तन तो आएगा ही आएगा ना भाई, इतना चेंज आएगा ये तो मान सकता हूं, तो कम से कम डबल होगी नहीं होगी? तो म्यू की वैल्यू कितनी बेटा, 2। डेल्टा टी कितना, 40 में से 10 गए, 30 अपॉन 10, तो 2 की पावर 3, 8। तो K2 इज 8 टाइम्स ऑफ K1 और नॉट। तो इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट हुआ। और जो तुम्हें लॉजिक ध्यान रखना बेटा वही यही
कि अगर सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट म्यू की वैल्यू, और ईशा सबको पता है एनसीईआरटी में जितने भी सवाल है भाई वो 2 से ही हो रखे हैं, वह अपने आप ही 2 ही मानते, 3 तो सोचते भी नहीं। और टेम्परेचर अगर नहीं दे रखा इनिशियल तो बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री मान के, रूम टेम्परेचर मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी लिख देता हूं यहां पे, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन कंसिडर mu equals to 2 and temperature equals to 25 degree Celsius. लिख लिया बेटा? लिखे बेटा क्वेश्चन, the temperature of a reaction is 10 degrees Celsius. The temperature of a reaction is 10 degrees Celsius. If the temperature of reaction increases by 50 degrees Celsius, if the temperature of reaction increases by 50 degrees Celsius, then rate of reaction becomes how many times? If the temperature of reaction increases by 50 degrees Celsius, then ROR becomes how many times? अभी डिस्कस करते हैं बेटा। मेरा से बड़ा आसान सवाल है भाई। अच्छा, देयर कुड बी 2 ऑप्शंस, ईदर 16 और 32। देखो बेटा, कंडीशन क्या भाई? K2 अपॉन K1, म्यू कुछ नहीं दे रखा, 2 ले लो भाई। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, बेटा 10 डिग्री था, इंक्रीजेस बाय 50 डिग्री, मतलब फाइनल टेम्परेचर 60 हो गया, तो चेंज शुड बी 50 बाय 10, तो ऑफ कोर्स 2 की पावर 5, दैट इज 32 टाइम्स और नॉट।
तो इंक्रीजेस बाय लिखा था बेटा, हाँ इंक्रीज टू 50 डिग्री लिखता, इंक्रीज टू 50 डिग्री तो 10 से 50 हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में चेंज कितना था 40 का, और तब आंसर क्या होता 16। तो इंक्रीजेस बाय एंड इंक्रीज टू। अगला सवाल, फॉर अ रिएक्शन कैलकुलेट फॉर अ रिएक्शन कैलकुलेट, बोर्ड में लिखा है बेटा क्या कैलकुलेट करना है, K 40 डिग्री सेल्सियस अपॉन K 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर अ रिएक्शन कैलकुलेट K 40 डिग्री सेल्सियस अपॉन K 25 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। आ गया आंसर कितना, मतलब 2.82 टाइम्स आ रहा है बेटा। देखो भाई म्यू की वैल्यू नहीं दे रही तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस 25 मतलब आएगा 15 अपॉन 10। तो इट कुड बी रिटन एज 2 की पावर, कैसे लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 3/2 को 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 क्या भाई √2 होता है, तो इट विल बिकम 2 इंटू √2 मतलब 2 इंटू 1.41, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.82 टाइम्स, मतलब K2 becomes 2.82 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। आएगा बेटा। अच्छा भाई इसके अंदर भी एक और तरीका बता देता हूं, बाय चांस कई बार क्या है 2 की पावर 3/2 क्लिक नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखें बोर्ड पे। ओके बेटा, एक बात बताओ अपने साथ क्या है कंडीशन, K 40 अपॉन K 25 इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2, ये तो अपन लिख ही लेंगे भाई, यहां तक दिक्कत थोड़ी है। अरे यहां तक दिक्कत है क्या भाई, यहां तक तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ये तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है 2 की पावर 3/2 क्लिक नहीं करे, तो सवाल करने के लिए क्या करो बेटा, दोनों तरफ क्या करो लॉग ले लो, K 40 अपॉन K 25, तो 3/2 log 2 आएगा बेटा, log 2 कितना 0.3, 0.3 इंटू 3 0.9, 0.9/2 0.45 आएगा बेटा, दिस शुड बी 0.45। पर भाई 0.45 तो किसकी वैल्यू हुई, log K 40 बाई K 25, मुझे चाहिए K 40 बाई K 25, तो एंटी लॉग ले लो बेटा, तो K 40 बाई K 25, K 40 बाय K 25 दैट इज 10 की पावर 0.45। अब इसको अगर हम लिखें बेटा 10 की पावर 0.45, तो भैया 10 की पावर 0.48 होता है 3, 10 की पावर 0.48 होता है, कैसे बता भाई log 3, log 3 कितना 0.48, तो 10 की पावर 0.48 3 के बराबर होगा नहीं होगा, अरे होगा, तो उससे छोटी वैल्यू भाई, तो लगभग 2.8 मान सकते हो इसे, तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। तो बाय चांस अगर 2 की पावर 3/2 क्लिक नहीं करे, तो भाई ये लॉग एंटी लॉग वाला तरीका भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, the temperature of a reaction, the temperature of a reaction is increased from 40 degrees Celsius to T degrees Celsius. The temperature of a reaction is increased from 40 degrees Celsius to T degrees Celsius. If the rate of reaction becomes
5.19 times, if the rate of reaction becomes 5.19 times, then determine T degrees Celsius, if temperature coefficient is 3 for the reaction. Then determine T degrees Celsius if temperature coefficient is 3 for the reaction. मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है भाई? 3 for the reaction. ठीक है. आगे बच्चों आंसर. देखो भाई, कंडीशन क्या बच्चों हमारे पास? R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10. ठीक है. अब हमें पता R2 इज एक्चुअली 5.19 टाइम्स ऑफ R1 बेटा, अपॉन R1. म्यू की वैल्यू कितनी भाई? 3. म्यू की वैल्यू कितनी? 3. डेल्टा टी, चलो इसको डेल्टा टी रहने देते हैं, अभी डेल्टा टी बाई 10 कर लेते हैं बेटा. ठीक है. ये कैंसिल हुआ बेटा. 5.19 is 3 into 1.73. It could be written as 3 root 3. That is 3 की पावर 3 by 2 is equal to 3 की पावर डेल्टा टी बाई 10 है या नहीं बेटा? ये तो अगर मैं इक्वेट करूं तो 3 by 2 जो है वो डेल्टा टी बाई 10 के बराबर आ गया. डेल्टा टी इज व्हाट? टी माइनस 40 अपॉन 10. तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 30 by 2 15, टी कितना आ गया? 55 डिग्री सेल्सियस. तो भाई 5.19 को क्या लिख सकता हूं? 3 into 1.73, दैट इज 3 root 3. मतलब 3 की पावर 3 by 2. तो ऑफकोर्स टी माइनस 40 by 10 3 by 2 के बराबर हो गया बेटा. तो टी कितना आ गया? 55 डिग्री. अच्छा, इस तरीके से एक और तरीका वापस है भाई, लॉग वाला. ये तरीका भी अपना सकते हैं अपन. देखो कैसे. देखो बेटा 5.19 इज इक्वल टू 3 की पावर डेल्टा टी बाय 10. यहां तक तो पहुंच ही गए अपन लोग. अरे तो पहला स्टेप ही अपना ऐसा होना बेटा. दोनों साइड क्या करें? लॉग. लॉग 5.19 इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय 10 log 3 टू द बेस 10. कर सकता हूं बेटा. ठीक है बेटा. अब log 5 कितना? 0.7. कितना? 0.7. तो log 5.19 मतलब log 5.2 लगभग 0.72 मान लो बेटा. अरे मान लो भाई. इज इक्वल टू ये टी माइनस 40 by 10. टी माइनस 40 by 10 है. log 3 कितना होता है? 0.48 आएगा बेटा. ये कैंसिल 3 by 2. तो बेटा वापस से देखो सेम आंसर आएगा नहीं आएगा? अरे आ गया ना 3 by 2. ठीक. तो लॉग वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The temperature coefficient
the temperature coefficient of two reactions, the temperature coefficient of two reactions is 2 and 3 respectively. The temperature coefficients of two reactions is 2 and 3 respectively. If the initial rate of these reactions, if the initial rate of these reactions at 30 degrees Celsius, if the initial rate of these reactions at 30 degrees Celsius are in the ratio of 1:2, are in the ratio of 1:2, then find out the ratio of their rates, then find out the ratio of their rates at 70 degrees Celsius temperature. Then find out the ratio of their rates at 70 degrees Celsius temperature. आ गया आंसर? एक बात बताओ बेटा, अपने पास रिलेशन क्या होता है? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10 होता है बेटा। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहां से एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? R2 बराबर R1 इंटू म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10 लिख सकता हूं क्या? ठीक है। अब मैंने क्या दे रखी? दो रिएक्शन दे रखी हैं। क्या दोनों रिएक्शंस के लिए R2 का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। मान लो पहली रिएक्शन है रिएक्शन ए, ठीक, तो क्या लिख सकता हूं बेटा? आर फाइनल ऑफ रिएक्शन ए, आर फाइनल ऑफ इज इक्वल्स टू आर इनिशियल ऑफ रिएक्शन ए, और म्यू की वैल्यू कितनी? 2, कितनी? और चेंज इन टेम्परेचर 30 से 70 मतलब 40/10 होगा बेटा। इसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या लिख सकता हूं? आर फाइनल ऑफ रिएक्शन बी शुड बी इक्वल्स टू आर इनिशियल ऑफ रिएक्शन बी इंटू 3 की पावर 40/10 आएगा, नहीं आएगा? बोलो ठीक है। तो एक काम करो, यहीं पे इनका रेशियो ले लो बेटा। अरे रेशियो ले लो भाई। बताओ इनकी इनिशियल रेट्स का रेशियो क्या दे रखा है? 1/2। क्या दे रखा है? 1/2 इंटू ये 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, तो वैल्यू कितनी आएगी? 8/81 विल बी द आंसर और नॉट? तो क्वेश्चन करने के लिए सिंपली हमें क्या करना था बेटा? रेशियो अप्रोच अपनानी थी। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं एक बात कह रहा हूं, अगली क्लास शायद कल या परसों जब भी होगी, कल लगे शेड्यूल, तो कल अपन एक तो बेटा पेपर आज एक बार सॉल्व कर लेना, काइनेटिक्स के क्वेश्चन जो भी डाउट है कल डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है बेटा। और फिर भी अगर किसी को पहले से को लगता है कि नहीं आज ही डिस्कस करने, तो फिर वो आखिरी क्लास के बाद मुझसे डाउट काउंटर पे बाहर पूछ जाना। ठीक है बेटा। और कल अगर क्लास है अपनी, बस अपना वारिनियस वाला पार्ट बाकी है बेटा, उसको अपन कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और होगा तो अपन मोस्ट प्रोबेबली
अगला चैप्टर लिक्विड सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों।